नमस्कार। ये कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको सुना रही हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई लंबी कहानी नष्ट नीर का चौथा भाग। अभी तक आप सुन चुके हैं कि धनाढ़ भूपति अपने शौक को पूरा करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि नवविवाहिता पत्नी चारू की तरफ से उनका ध्यान पूरी तरह से हट जाता है। भूपति के फुफेरे भाई और चारू के देवर अमोल के साथ चारू अपनी साहित्य चर्चा में अपना समय व्यतीत करती है और धीरे धीरे दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। अब आगे। भूपति के मन में एक क्षोभ पैदा हो गया है। यह बात चारू से छिपी ना रही। एक बार मन में सोचा फिर पुकारूं, परंतु बुलाकर कौन सी बात करेगी। उसे ईर्ष्या ने परेशान कर दिया था, किंतु खोजने पर भी उसे उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। रात हुई। चारू ने आज बड़े श्रद्धा भाव के साथ भूपति के लिए रात्रि का भोजन परोसा और हाथ में पंखा लेकर बैठ गई। तभी उसने सुना मंदा ऊंची आवाज में पुकार रही थी, ये ब्रज ब्रज। ब्रज के हाजिर होने पर उसने पूछा, क्या अमोल बाबू ने भोजन कर लिया है? ब्रज ने उत्तर दिया, हाँ कर लिया है। भोजन कर चुके हैं पर अब तक पान लेकर नहीं गए। मंदा ब्रज को डांटने लगी। उसी समय भूपति अंतःपुर में पहुंचकर भोजन के लिए बैठा था। चारू पंखा जलने लगी। चारू ने आज निर्णय कर लिया था कि वह प्रसन्नता पूर्वक मधुर भावों से अनेक बातचीत करेगी, किंतु मंदा का कंठ स्वर सुनकर उसकी सभी सोच गायब हो गई। भोजन के समय वह भूपति से कुछ भी बातचीत न कर सकी। भूपति भी बहुत उदास और अनमना सा हो गया था। उसने अच्छी तरह भोजन नहीं किया। चारू ने केवल एक बार पूछा, कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्यों, कम तो नहीं खाया? भूपति ने प्रतिवाद के रूप में इतना ही कहा। शयन गृह में दोनों की मुलाकात होने पर भूपति ने कहा, आज रात को तुमने कुछ बतलाने के लिए कहा था। देखो, कुछ दिनों से मंदा का आचरण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसको यहाँ रखने का और साहस मुझे नहीं हो रहा, चारू ने कहा। क्यों, उसने क्या किया है? भूपति ने थोड़ा विस्मित होकर पूछा। अमोल के साथ वह इस तरह बर्ताव करती है कि देखने पर लज्जा महसूस होती है, चारू ने कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? अमोल तो अभी बच्चा है, अभी कल का ही तो बच्चा है, भूपति ने हंसते हुए कहा। तुम तो अपने घर की कुछ भी खबर नहीं रखते, केवल बाहर की खबर पाने के लिए घूमते रहते हो। जो हो, बेचारे भैया के लिए मैं चिंतित हूँ। वो खाना खा चुके हैं या नहीं, इसकी कोई खबर मंदा नहीं रखती, पर अमोल के पास से चूना खिसक जाने पर तुरंत ही नौकर चाकर से झगड़े कर उपद्रव करने लगती है, चारू ने कहा। औरतों का स्वभाव ही शंकाग्रस्त होता है। क्या ऐसी बात कही जाती है? अच्छा, बहुत अच्छा, हम लोग शंकाग्रस्त हैं, पर आप अपने मकान के अंदर मैं अपनी ऐसी बेशर्मी ना होने दूंगी, या बतला देती हूँ, चारू ने बहुत क्रोधित होकर कहा। चारू की इन निरर्थक आशंकाओं से भूपति मन ही मन हंस पड़ा और प्रसन्न भी हुआ। गृहस्थ धर्म में किसी प्रकार के कलह का प्रवेश न हो, इसको ध्यान में रखते हुए साथ ही स्त्रियों में जो अतिरिक्त सतर्क दृष्टि निक्षेप करने की रुचि दिखलाई पड़ती है, उसमें एक अलग तरह का माधुर्य और महत्व होता है। श्रद्धा और प्रेम के आवेश में भूपति ने चारू का मस्तक चूम कर कहा, इसके लिए और कष्ट उठाने की आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ेगी।
उमापति प्रैक्टिस करने के लिए मैमन सिंह जा रहा है, मंदा को भी साथ लेता जाएगा। अंत में अपनी चिंता और इन सब अप्रीतिकर आलोचनाओं को हटा देने के अभिप्राय से भूपति ने मेज पर से एक कागज उठाकर कहा, अपनी लिखी कोई चीज सुनाओ ना चारू। अच्छा, पर यह तुमको अच्छा नहीं लगेगा, मजाक उड़ाने लगोगे, चारू ने कागज छीनते हुए कहा। चारू की बात सुनकर भूपति के मन में कष्ट हुआ, किंतु उसने अपने भावों को छिपाते हुए कहा, अच्छा मैं मजाक नहीं करूंगा, ऐसे शांत होकर सुनूंगा कि तुमको मालूम होने लगेगा कि मैं तो सो गया हूं। किंतु भूपति को सफलता नहीं मिली। देखते ही देखते चारू ने सारे कागज आग में जला डाले। भूपति चारू को सभी बातें न बता सका। उमापति भूपति के अखबार का मैनेजर था। चंदा वसूल करना, छापा खाना और बाजार के लेन देन का काम संभालना, नौकरों को वेतन देना आदि सब कामों का भार उमापति के ऊपर ही था। इसी बीच अचानक एक कागज वाले की एक चिट्ठी वकील के मार्फत मिलने पर भूपति आश्चर्य में पड़ गया। चिट्ठी में उसने भूपति से 2700 रुपयों की मांग की थी। भूपति ने उमापति को बुलाकर पूछा, यह क्या बात है? ये रुपये तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं। कागज वाले का 400-500 रुपये से अधिक रुपया तो नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने अवश्य ही गलती से ऐसा किया है, उमापति ने जवाब दिया। किंतु अब असल बात छिपी न रह सकी। कुछ दिनों से उमापति इसी प्रकार धोखा देता आ रहा था। केवल कागज के बारे में ही नहीं, भूपति के नाम पर उमापति ने बाजार में भी बहुत रुपया कर्ज लिया हुआ था। अपने गांव में वह एक पक्का मकान बनवा रहा है। उसके माल मसाले के खर्च का कुछ हिसाब भी उसने भूपति के नाम पर लिख दिया है। जब एक दिन कोई भी बात छिपी ना रह सकी, तब उसने रूखे स्वर में कहा, मैं फकीर तो नहीं हो रहा हूं, काम करके धीरे धीरे सब कुछ चुका दूंगा। तुम्हारा एक पैसा भी यदि बाकी रह जाए तो मेरा नाम उमापति नहीं। उसके नाम की सच्चाई पर विश्वास करके भूपति को सुकून नहीं मिल सकता था। रुपए के नुकसान से भूपति को उतनी चोट नहीं लगी, किंतु अचानक इस विश्वासघात से उसे चारों तरफ शून्य दिखाई पड़ने लगा। इसी कारण उस दिन वह समय से पूर्व ही मकान के अंदर चला गया था। दुनिया में अवश्य ही एक स्थान विश्वास का है। इसे क्षण भर के लिए अनुभव कर लेने की उसकी इच्छा बलवती हो उठी थी। उस समय अपने दुख में पड़ी चारू संध्या का दीप बुझाकर खिड़की के पास अंधेरे में बैठी हुई थी। उमापति दूसरे ही दिन मैमन सिंह जाने के लिए तैयार हो गया था। बाजार के महाजनों को यह समाचार मिलने से पूर्व वह यहाँ से दूर चला जाना चाहता था। भूपति ने घृणा के जोश में आकर उमापति से कुछ भी बातचीत नहीं की। भूपति की मौनावस्था ही को उमापति ने अपने लिए सौभाग्य का लक्षण समझ लिया। मंदा भाभी, यह क्या बात हुई? माल असबाब बांधकर तैयारी होने लगी। अमोल ने आकर पूछा। हाँ भाई, जाना तो पड़ेगा ही, क्या चिरकाल तक यहाँ रह सकूंगी? मंदा ने कहा था। कहाँ जा रही हो? अमोल ने पूछा। अपने देश देहात में, मंदा ने जवाब दिया। क्यों? यहाँ कौन सी असुविधा हो गई? अमोल ने फिर से प्रश्न किया। मुझे असुविधा किस बात की होगी? तुम लोगों के साथ थी, सुख से ही थी, किंतु किसी और को जो असुविधा होने लगी, कहकर उसने चारू के कमरे की तरफ कटाक्ष किया। अमोल गंभीर होकर चुप हो गया। क्या बेशर्मी की बात है, बाबू साहब ने मन में क्या सोचा होगा, मंदा ने कहा। इस बात को लेकर अमोल ने अधिक आलोचना नहीं की। उसने यह निर्णय किया कि वह चारू से पूछेगा कि उन लोगों के संबंध में कोई ऐसी बात तो नहीं कही है जो कहनी उचित नहीं थी।
अमोल मकान से निकलकर बाहर चला गया और इधर उधर सड़कों पर चक्कर लगाने लगा। उसकी इच्छा हुई कि इस मकान में फिर लौट कर जाना ठीक ना होगा। यदि भाभी की बात पर विश्वास कर भैया ने उन्हें गुनहगार समझ लिया है तो उस हालत में मंदा ने जो रास्ता पकड़ा है मुझे भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। मंदा की रुखसती एक तरह से मेरे लिए भी घर छोड़ने का आदेश ही है। यह बात केवल मुंह खोलकर नहीं कही गई, इशारा ही समझ लेना चाहिए। इसके बाद का कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है और एक क्षण भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। किंतु भैया मेरे प्रति इस तरह की अन्यायपूर्ण धारणा अपने मन में धारण करेंगे, मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। इतने दिनों से वे पूरे विश्वास से मुझे घर में स्थान देकर मेरा पालन करते आ रहे हैं। उस विश्वास पर मैंने आज तक कभी आघात नहीं पहुंचाया। यह बात बिना भैया को बताए मैं यहां से किस तरह जा सकता हूं? उसी समय भूपति अपनों की बेईमानी, महाजनों का तकादा, हिसाब किताब और खाली तहवील लिए सिर पर हाथ रखकर सोच में पड़ा हुआ बैठा था। उसके इस मानसिक दुख में कोई साझेदार नहीं था। मन की वेदना और कर्ज के भार के साथ अकेले खड़े रहकर युद्ध करने के लिए भूपति अपने को तैयार कर रहा था। ऐसे ही समय में अमोल ने तूफान की भांति कमरे में प्रवेश किया। भूपति ने अगाध चिंता के बीच से घोर आश्चर्य में पड़कर उसने अपनी निगाह दौड़ाई। क्या समाचार है अमर? भूपति ने पूछा। उन्हें अचानक यह महसूस हुआ मानो अमोल और कोई भयानक दुखद समाचार लेकर आया है। भैया, क्या मेरे प्रति तुम्हारे मन में किसी तरह का संदेह उत्पन्न होने की किसी भावना ने जन्म लिया है? अमोल ने पूछा। तुम्हारे प्रति संदेह? भूपति ने एकदम आश्चर्य में पड़कर कहा। उसने मन ही मन सोचा, दुनिया को आज जैसा देख रहा हूं उसी प्रकार किसी दिन अमोल पर भी संदेह करूंगा, इसमें आश्चर्य नहीं है। क्या भाभी ने मेरे चरित्र के संबंध में तुमसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की? अमोल ने पूछा। ओह, यह बात है, बच गए। स्नेह का अभिमान। उसने सोचा था कि सारी बर्बादी के बाद शायद कोई और विपत्ति आ गई, किंतु बड़ी विपत्तियों के समय भी इन मामूली बातों का ध्यान दिया जाता है, भूपति ने सोचा। कोई दूसरा मौका होता तो भूपति अमोल की बातों को मजाक में ले जाता, किंतु आज उसका मन प्रसन्न नहीं था और अंदर अविश्वास की आंधी चल रही थी। उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या भाभी ने आपसे कुछ भी नहीं कहा? अमोल ने पूछा। भाभी तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारी शिकायत उनके मुंह से कभी नहीं सुनी। हाँ, तुम्हारे लेखों के संबंध में जो कटु समालोचना उस पत्रिका में निकली थी, उससे उसका मन बहुत ही दुखित और लज्जित है। अमोल भूपति की बात सुनकर चकित रह गया। वह जिस शक के लिए परेशान होकर आया था वह पूर्ववत बना रहा। भूपति विपत्ति के दिनों में भी बहुत ही शांत भाव से अपना काम संभालने लगा, परंतु मन के अंदर उमापति के विश्वासघात से जो ज्वाला धधक रही थी उसका वेग ज्यों का त्यों बना रहा। उसके हृदय की व्यथा को कोई नहीं समझने वाला था। दुख के समय विपत्ति के समाचार मिलने पर दुनिया में सहानुभूति दिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं, किंतु दुख विपत्ति में भाग लेने, उसे कम करने या उसे दूर करने की कोशिश करने वालों की संख्या ना के बराबर ही होती है। इस संसार में मैं जिस व्यक्ति को अपना आत्मीय समझकर व्यापार के दायित्व का भार सौंप गया था, उसके दुराचरण से भूपति का मन उद्विग्न हो उठा। यह उसके जीवन का प्रथम कटु अनुभव था। विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है और विश्वासघात सब कुछ उथल पुथल कर सकता है। तरह तरह की भावनाओं से पीड़ित अमोल की खिन्नता भी उसके हृदय को कष्ट देने लगी। वह सोचने लगा, एकाएक अमोल इतना उदास क्यों हो गया? मैंने तो अपनी जानकारी में उसके साथ कभी कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया कि उसके दिल को चोट पहुंचे।
अंत में उसने चारू से ही इस संबंध में पूछकर अमोल की परेशानी का समाधान करने का निश्चय किया। उस दिन संध्या को भूपति फिर अंतःपुर में जा पहुंचे और इधर उधर की 2-4 बातें करने के बाद उसने चारू से अमोल का जिक्र छेड़ दिया। परंतु चारू ने जो कुछ उत्तर दिया उसका सारांश यही था कि मंदा का आचरण कुछ शोभनीय नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में उसने कल रात को जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें तिलमात्र की शंका नहीं कही जा सकती। अपनी पहली कही गई बातों को दोहराकर वह अनमनी सी होकर कुछ और अधिक चिंताग्रस्त हो गई। भूपति के मन के भावों में कुछ भी बदलाव नहीं आया। अमोल के प्रति उसके मन में पहले जिस तरह का स्नेह वात्सल्य था वह अब भी ज्यों का त्यों बना रहा। उसने अमोल को बुलवाया। थोड़ी देर के बाद अमोल ने आकर नम्र स्वर में पूछा, भैया क्या कोई जरूरी काम है? बैठो अमोल। तुम्हारी इतनी घबराहट का कारण क्या है? तुम इतने अनमने से क्यों रहते हो? तुमको किस बात की चिंता सता रही है? व्यर्थ की आशंकाओं से मन को निरुत्साह बना देना तुम्हारे जैसे नवयुवक के लिए शोभनीय नहीं है। तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था उसका समाधान अपने भाभी के सामने कर लो। मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पूर्ववत साफ और निष्कपट है, भूपति ने कहा। अमोल की आंतरिक व्यथा और भी बढ़ गई। वह किस बात पर तर्क वितर्क करे यह उसकी समझ में नहीं आया। प्रेम में कपट का प्रवेश होने का परिणाम कभी अच्छा नहीं निकलता। अमोल को चिंताग्रस्त हालत में बैठे देखकर भूपति ने कहा, अच्छा मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। मेरे वहां से लौटने पर तुम फिर एकांत में मुझसे मिल लेना। भूपति के चले जाने के बाद भी अमोल चुपचाप बैठा रहा। चारू भी मौन रही। मौन भंग करने का दोनों में से किसी ने भी प्रयास नहीं किया। शायद उन्हें शब्द ही नहीं मिल रहे थे। क्या यह वही अमोल है? चारू सोचने लगी। इतिहास की घटनाओं से भले पन्नों की तरह एक एक करके सभी बातें उसे याद आने लगी। फिर वह चकित होकर उठ खड़ी हुई। पर्वत मार्ग के चलते चलते अचानक बादलों के छा जाने से फैले हुए अंधकार के दूर हो जाने पर मानो पथिक ने देख लिया हो कि हजारों हाथ के अतल गड्ढे में कदम बढ़ाने के लिए वह तैयार हो रहा था। कुछ भी बातचीत ना करके अमोल एकदम तेजी से कमरे से बाहर चला गया। अमोल के इस अद्भुत आचरण का मतलब चारू समझ नहीं सकी। दूसरे दिन भूपति ने फिर असमय ही घर में प्रवेश करते हुए कहा, चारू, अमोल के विवाह का एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है। अच्छा, क्या आया? चारू अनमनी सी बोली। विवाह का प्रस्ताव। भूपति ने फिर कहा, क्यों, क्या मैं पसंद नहीं आई? चारू ने कहा। चारू की बात सुनकर भूपति ठठाकर हंस पड़ा और बोला, तुमको पसंद किया है या नहीं यह बात अभी अमल से पूछी नहीं गई। यही पसंद भी किया होगा तो मेरा भी छोटा सा कुछ दावा बनता है, उसे मैं तुरंत कैसे छोड़ दूं? ओह, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आ रहा है, चारू ने कहा। कहते कहते चारू का मुंह लज्जा से लाल हो उठा। ऐसा होता तो क्या दौड़कर तुमको खबर देने चला आता? पुरस्कार पाने की आशा तो नहीं थी, भूपति ने हंसते हुए कहा। अमोल के विवाह की बात कर रहे थे। ठीक है, तो फिर देरी क्यों? चारू बोली। बर्धमान के वकील रघुनाथ बाबू अपनी लड़की के साथ विवाह करके अमोल को इंग्लैंड भेजना चाहते हैं, भूपति ने कहा। इंग्लैंड? चारू ने आश्चर्य में पड़कर पूछा। हाँ, इंग्लैंड। अमोल इंग्लैंड जाएगा? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। यह तो अति उत्तम बात हुई। तुम एक बार अमोल को अपनी राय बताकर उसके मन की बात भी पूछ लो, चारू ने सलाह दी।
मेरे कहने से पहले यदि तुम उसे बुलाकर एक बार समझा दोगी तो क्या अच्छा नहीं होगा? भूपति ने कहा। मैंने तो हजारों बार कहा, वह मेरी कोई बात ही नहीं मानता। मैं उससे नहीं कह सकूंगी। चारू ने अपना हाथ खींचते हुए कहा। क्या तुम समझती हो कि वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा? भूपति ने पूछा। और भी तो अनेक बार कोशिश की गई, किसी भी तरह तो राजी नहीं हुआ। किंतु इस बार के विवाह प्रस्ताव को ठुकराना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझ पर तो बहुत कर्ज हो गया है। अमोल को तो मैं अब उस तरह आश्रय नहीं दे सकता, भूपति ने कहा। भूपति ने अमोल को बुलवाया। अमोल के आने पर उसने कहा, बर्दवान के वकील रघुनाथ बाबू की लड़की के साथ तुम्हारे विवाह की बातचीत हो रही है। उनकी इच्छा है कि विवाह करके तुमको इंग्लैंड भेज दें। तुम्हारी क्या राय है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अमोल ने जवाब दिया। अमोल की बात सुनकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। कहते ही वह तुरंत राजी हो जाएगा, यह किसी को भी विश्वास नहीं था। चारू ने तीखी आवाज में मजाक करते हुए कहा, अपने भैया की आज्ञा पाकर ही ये अपनी सम्मति देंगे, यह मुझे मालूम नहीं था। मेरी बातों को सुनने के लिए छोटा भाई मजबूर थोड़े ही है। भैया के प्रति इतने दिनों तक भक्ति कहाँ छिपी थी अमोल बाबू? अमोल ने कुछ भी उत्तर न देकर हंसने की कोशिश की। अमोल को निरुत्तर देखकर चारू ने उसे होश में लाने के लिए दुगने जोश भरे शब्दों में कहा, इससे तो अच्छा है कि तुम स्वयं चाहते हो और यही इच्छा भी है। इतने दिनों तक बनावटी रूप दिखलाकर यह कहते रहने की क्या आवश्यकता थी कि मैं विवाह नहीं करना चाहता? पेट में भूख होती है और मुंह में लाज। तुम्हारी ही प्रेम के चक्कर में पड़ के इतने दिनों तक इसने अपनी इस भूख को दबा रखा था, कहीं तुम्हारे मन में डाह न पैदा हो जाए, भूपति ने उपहास के अंदाज में कहा। इस बात से चारू शर्म से लाल होकर हल्ला मचाने लगी और कहा, डाह? यह तुम क्या कह रहे हो? मेरे मन में क्यों डाह पैदा होगा? इस तरह की बात करना मेरे प्रति बहुत भारी अन्याय है। यह देखो ना, क्या अपनी स्त्री से भी कोई मजाक भी नहीं कर सकता? भूपति ने कहा। नहीं, इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चारू ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अच्छा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, माफ करो। जो भी हो, विवाह की बात तो पक्की हो गई ना? भूपति ने पूछा। हाँ, अमोल ने जवाब दिया। लड़की भली है या बुरी, यह देखने के लिए भी जाना शायद आवश्यक नहीं महसूस हुआ। तुम्हारी एकदम ऐसी दशा हो जाएगी, इसका तो अब तक कुछ भी आभास नहीं मिला था हमें, चारू ने कहा। अमोल, यदि लड़की देखने की इच्छा हो तो इसका बंदोबस्त करूं? मैंने पता लगाया है कि लड़की बहुत सुंदर है, भूपति ने पूछा। नहीं, देखने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता, अमोल ने सपाट से स्वर में जवाब दिया। उसके बाद क्यों सुनते हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कन्या बिना देखे ही विवाह हो जाए? वह भले ही देखना ना चाहे, हम लोग तो देख लें, चारू ने कहा। नहीं भैया, अब इसके लिए व्यर्थ में देर करने की आवश्यकता नहीं है, अमोल ने कहा। आवश्यकता क्यों नहीं है? देर करने से छाती फट जाएगी। सिर पर टोपी रखकर अभी घर से निकल जाओ, कहीं तुम्हारे 7 राजाओं की संपत्ति को कोई छीन न ले जाए, चारू ने तनिक क्रोध में आकर कहा। अमोल को चारू किसी भी तरह के मजाक से जरा भी विचलित न कर सकी। इंग्लैंड भाग जाने के लिए शायद तुम्हारा मन मचल रहा है। क्यों? यहाँ हम लोग तुम्हें मारपीट कर रहे थे या कैद में बंद रखे हुए थे? हैट कोट पहनकर साहब बने आजकल के लड़कों का मन नहीं लगता बबुआ। विलायत से लौट आने पर हम लोगों की तरह काले आदमियों को पहचान तो सकोगे ना? चारू ने अमोल को छेड़ने के लहजे में कहा। काली सूरत भूल जाने के लिए ही तो 7 समुद्र पार जाया जाता है। डर किस बात का है चारू? हम लोग तो हैं ही, कालों को भक्तों की कमी नहीं होगी, भूपति ने हंसकर कहा। भूपति ने प्रसन्न होकर उसी समय बर्दवान पत्र लिखकर भेज दिया।
विवाह की तिथि निश्चित हो गई। पैसे के अभाव में भूपति को अखबार बंद कर देना पड़ा। भूपति उसका खर्च चलाने में असमर्थ हो गया। जन सेवा नामक निर्मल पदार्थ की जिस साधना में भूपति इतने दिनों तक एकाग्रचित्त से ध्यानमग्न था, उसे एक ही मुहूर्त में छोड़ देना पड़ा। भूपति के जीवन की सभी धाराएं जिस अभ्यस्त मार्ग से गत 12 वर्षों से अविराम गति से प्रवाहित होती आ रही थी, वे मानो एक ही स्थान पर अचानक थम गई। इसके लिए भूपति बिल्कुल तैयार नहीं था। सभी कारोबार मानो उपवास करने वाले अनाथ बच्चों की भांति भूपति के मुंह की तरफ देखने लगे। भूपति ने उन सब को अंतःपुर में करुणामयी सेवा परायणा पत्नी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पत्नी के मन में उस समय अनेक चिंताएं हलचल मचाई थी। वह मन ही मन कह रही थी, यह कितने आश्चर्य की बात है, अमोल का विवाह होगा, यह तो अच्छी बात है। किंतु इतने दिनों बाद हम लोगों को छोड़कर दूसरे के घर विवाह करके विलायत चला जाएगा। इससे उसके मन में एक बार भी कुछ दुविधा उत्पन्न नहीं हुई। इतने दिनों तक उसे हम लोगों ने इतने प्यार से रखा, और ज्यों ही विदाई लेने का जरा सा मौका मिला, त्यों ही कमर कसकर तैयार हो गया, मानो इतने दिनों से अवसर ढूंढ रहा था। परंतु मुंह में कितना मीठापन, कितना प्रेम। आज के युग में मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन है। कौन जानता था कि जो व्यक्ति इतना लिख सकता है, उसके पास हृदय नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसने अपने हृदय की विशालता के साथ अमोल के हृदय की तुलना करके उस शून्य हृदय के प्रति अत्यंत अवज्ञा दिखलाने की चेष्टा की, किंतु वह ऐसा नहीं कर सकी। अंदर ही अंदर लगातार एक व्यथा, उद्वेग उत्तप्त धूलि की भांति उसके अभिमान को धक्का दे देकर उठाने लगे। कल ही अमोल यहाँ से चला जाएगा, फिर भी कई दिनों से इधर उसके दर्शन तक नहीं हुए। हम लोगों के बीच आपस में एक तरह का जो मतभेद उपस्थित हो गया है, उसे मिटा देने का फिर मौका नहीं मिलेगा। यही प्रतिक्षण चारू सोचती रही, अमोल खुद ही आ जाएगा। हम लोगों के इतने दिनों के खेल इस प्रकार थोड़े टूट जाएंगे। किंतु अमोल तो आ ही नहीं रहा। अंत में विवश होकर चारू ने अमोल को स्वयं बुलवाया। अमोल ने कहला भेजा, थोड़ी देर में आ रहा हूं। चारू अपने बरामदे की चौकी पर जाकर बैठी थी। सवेरे से ही घने बादल छा गए हैं। चारू अपने बिखरे हुए बाल समेट कर हाथ में पंखा लेकर जलने लगी। बहुत देर हो गई, लेकिन अमोल का कहीं पता नहीं था। उसके हाथ का पंखा रुक गया। क्रोध, दुख एवं अधैर्य से उसकी छाती फूल उठी। मन ही मन कहा, अमोल नहीं आया तो हर्ज ही क्या। किंतु इतने में ही पैरों की आहट सुनते ही उसका मन दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। दूर गिरजाघर में 11 बजने की आवाज सुनाई पड़ी। चारू ने सोचा, स्नान कर चुकने पर अब भोजन करने आएगा। अभी आधा घंटा समय है। अब भी यदि अमल आ जाए, जैसे भी हो, इतने दिनों के नीरव झगड़े को आज मिटा देना ही ठीक है। अमोल को इस तरह विदाई नहीं दी जा सकती। समान उम्र के देवर और भौजाई के बीच जो बराबर का मधुर संबंध मौजूद रहता है, और तरह तरह के विचारों के संघर्ष, प्रेम के अनेक अत्याचार, सुखालोचनाओं से विजड़ित चिर छायामय जो लता मंडप बना हुआ है, उसे क्या अमोल आज धूले में मिलाकर बहुत दिनों के लिए दूर चला जाएगा? उसकी जड़ में क्या अंतिम बार के लिए भी जल सींच कर ना जाएगा? अनेक दिनों से देवर भाभी के बीच जो संबंध रहा है, उसका क्या यही अंतिम अश्रु जल है? आज का ये भाग इतना ही। अभी आप भारती कुमारी की आवाज में सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लंबी कहानी नष्ट नीर का
चौथा भाग जल्दी ही मिलते हैं 5वें भाग के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।